पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सारे के सारे डिसेबल का एक दूसरे के साथ जो बैटल होने वाला था वो शुरू हो चुका था। सभी डिसेबल अपनी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे और जो भी यहाँ पर जीतेगा वो सामने वाले डिसेबल की रैंकिंग ले सकता है। जो टॉप 20 के अंदर आने वाले थे उनको ही नेक्स्ट राउंड के अंदर प्रमोट किया जाएगा। शुरुआत में तो शिमू की रैंकिंग बहुत ज्यादा लो थी, वो 59 नंबर के आसपास था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर अच्छे डिसेबल को हरा कर टॉप 20 के अंदर अपनी जगह बना लेता है। इसके बाद सभी को ये कहा गया था कि जो टॉप 20 के अंदर होंगे उनको क्लास एस के डिसेबल के साथ फाइट करना पड़ेगा। और जब यहाँ पर नए वे डिसेबल जब क्लास एस के डिसेबल को देखते हैं ना, उनको समझ में आ जाता है कि ये क्लास एस के डिसेबल नहीं है, ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसेबल है जिनको झूठ बोलकर यहाँ रखा गया ताकि कोई भी नया डिसेबल उनसे मुकाबला कर ही ना पाए। तो इससे सारे के सारे लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जब बाइशी को यहाँ पर वो जुलिन पवेलियन का सीनियर डिसेबल बहुत ज्यादा मार रहा था, तो बीच में शिव आकर पहुंच जाता है। वो कहता है कि बाइशी तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इस सीनियर डिसेबल से फाइट करने के लिए तैयार हूँ। तो सीनियर डिसेबल शिमू से कहता है कि तुझे पता है मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था कि कब तू मुझसे फाइट करने के लिए आएगा, और देख जो जोश में तू यहाँ पर अपने मौत के मुंह में कदम रख चुका है। लोग तो कहने लग जाते कि टॉप 20 को यहाँ पर सेकंड राउंड के अंदर प्रमोशन मिला था और ये तो 20 नंबर पे आता है। बड़ी मुश्किल से इसने अपनी यहाँ पर इस सेकंड राउंड के अंदर जगह बनाई है और ये सीधे चला गया सीनियर डिसेबल को चैलेंज करने के लिए। कहीं इसका होश ठिकाने पर तो है ना, बट शिमू को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तुरंत अपनी पावर को यूज करता है और पावर को यूज करने के बाद वो सीधा उसी सीनियर डिसेबल के ऊपर अटैक करने के लिए जा चुका था। दोनों के बीच में एक कमाल का बैटल शुरू हो जाता है, जहाँ वो सीनियर डिसेबल भी अपनी पावर का यूज करते हुए शिमू के ऊपर अटैक करा था। वो एक से बढ़कर एक टेक्निक को यूज करता है, लेकिन शिमू भी यहाँ पर अपने कई बार तालिस्मान को यूज करता, अपनी स्वॉर्ड को यूज करता। पर देखा जाए तो यहाँ पर वो सीनियर डिसेबल हर बार थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा होता है, जिस वजह से शिमू की हालत खराब हो गई थी। वो लोग कहने लग जाते हैं जो देख रहे थे फाइट किए, हमने तो पहले ही कहा था ये शिमू मरेगा, इसने गलती कर दी है और सीनियर डिसेबल से पंगा लेकर इसको तो पहले ही हट जाना चाहिए था, लेकिन इसको ज्यादा ही जोश चढ़ा हुआ था, अब भुगत रहा है इसका अंजाम। शिमू जो था वो कहने लग जाता है कि ये जो सीनियर डिसेबल है ना, इसकी जो की एनर्जी है वो मुझसे कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और थोड़ा थोड़ा करते हुए ये बढ़ते ही जा रही है। अगर मैंने इसको अभी नहीं रोका ना तो इसकी की एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि इसको हराना फिर नामुमकिन होगा। तो लग रहा है कि मुझे एक ही ऐसा अटैक करना पड़ेगा जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और उसके अंदर इस सीनियर डिसेबल को हराना पड़ेगा। तो अब शिमू यहाँ पर अपने 13 स्लैश का यूज करता है। वो अपने सारे के सारे क्लोन को रेडी करता है और उसके जरिए सभी स्लैश अटैक तैयार करता है और एक के बाद एक करते हुए कई सारे अटैक देकर मारता है उस सीनियर डिसेबल के ऊपर। उसने अपने हर एक क्लोन के अंदर अपने तालिस्मान की पावर को मर्ज कर दिया था, इस वजह से ये क्लोन पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आते थे। वो इतना मारते हैं सीनियर डिसेबल को कि उसकी हालत खराब हो चुकी थी। वो समझ ही नहीं पाता कि कौन कहां से कब आकर उसके ऊपर अटैक कर दे, तब तक कि उसके ऊपर अटैक हो गया होता। तो ये देखने के बाद शिमू वापस से उस सीनियर डिसेबल के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था, लेकिन शिमू की जो चाल थी ना, वो सीनियर डिसेबल समझ जाता है कि कौन सा वाला असली है, मुझे किसके ऊपर अटैक करना। तो वो सीधा असली वाले शिमू के ऊपर अपना पूरा भाला फेंकर मार देता है, जो जाकर शिमू को लग गया था। और शिमू की बॉडी पूरी शील्ड जैसी ना, पत्थर जैसी उसकी बॉडी है, इस वजह से उसको कुछ होता तो नहीं, लेकिन चोट बड़ी गहरी लगी थी उसको। दूसरा बंदा होता तो यहाँ पर मर गया होता, लेकिन शिमू बच गया। शिमू कहता है कि चला जा, फिर से मैं वापस से तुझसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। तो सीनियर डिसेबल को ना यहाँ पर हान की बातें याद आने लग जाती है, जब उसने उससे कहा था कि देखो शिमू को अंडर एस्टिमेट मत करना। वो बाहर से दिखता है शरीफ बंदा, लेकिन उसके पास कई सारे कमाल के ट्रेजर है, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको हराना तुम्हारे लिए थोड़ा सा टफ होगा। ऐसा हलवा समझकर मत उससे फाइट करने के लिए जाना, वरना वो तुम्हें मार डालेगा। तो ये सुनने के बाद एक बार फिर से वो जो सीनियर डिसेबल होता है वो चला जाता है शिमू के ऊपर अटैक करने के लिए। वो उन टेक्निक का यूज करा था जो कि हान ने उसको दिया था शिमू को हराने के लिए। तो सबसे पहले वो उसी चाबुक को बाहर निकाल लेता है जो हान ने उसको दिया था, और चाबुक का यूज करते हुए वो सीधा शिमू के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन शिमू एक बार के अंदर ही वो चाबुक को तोड़ देता है। उसके बाद वो फिर से यहाँ उस सीनियर डिसेबल के ऊपर अटैक करने के लिए जा चुका था। शिमू ने यहाँ पर वो चाबुक तो तोड़ दिया था, लेकिन तोड़ने के बाद उसको पता चलता है कि चाबुक के ऊपर ना पूरी तरह से पॉइजन मिला हुआ था। तो जैसे उसने तोड़ा वो पॉइजन सीधा शिमू के अंदर चला गया। इस वजह से शिमू जमीन पे गिर जाता है, उसकी हालत खराब होने लग गई थी। सभी लोग हैरान रह जाते कि ये कैसे हो सकता है, चाबुक तो इसने अच्छे से तोड़ा था, लेकिन अचानक में ये गिर कैसे गया, कहीं पॉइजन वॉइजन का तो इस्तेमाल नहीं कर लिया ना उस सीनियर डिसेबल ने यहाँ पर, ये तो गलत बात है। वो सीनियर डिसेबल शिमू से कहना चाहते कि तुझे पता है इस चाबुक को ना कहा जाता है सोल डिवोरिंग विप, और इसको ऐसा क्यों कहा जाता है पता है, क्योंकि ये बना ही होता है पॉइजन से, और जब किसी के ऊपर लगता है ना वो उसकी सोल को डैमेज करने लग जाता है। जैसे कि अब तेरे साथ हो रहा है, तेरे सोल के अंदर पॉइजन जाकर मिल चुका है जिसको अभी खत्म करना नामुमकिन है, तू बचने वाला नहीं है। बहुत जोश में फाइट करने के लिए आया था ना, अब तेरा अंतिम टाइम आ चुका है। हान जो थी वो कहने लग जाती कि मैंने ये खास तरह का वेपन सिर्फ शिमू के लिए बनाया है, मैं जानती हूँ कि शिमू इससे मरेगा नहीं, लेकिन वो इतना तड़पेगा ना कि उसको पल पल मौत का एहसास होगा, वो मौत की भीख मांगेगा, बस तड़पता रहेगा और यही हालत रहेगी उसकी। शिमू एकदम पागल हो गया था, उसको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है उसके साथ। वो बैटल अरीना के अंदर एकदम लोट पोट करके चिल्ला रहा होता है दर्द से, क्योंकि ऐसा दर्द उसने इससे पहले कभी भी महसूस नहीं किया था जो उसको अभी यहाँ पर हो रहा था।
वो सीनियर डिसेबल यहाँ पर कहने लग जाता है कि देख तुझे एक काम करना है कि तुझे जाकर उस हान के सामने झुक जाना है और जैसा हम लोग कहते हैं हमारी बात माननी है, अगर तू ये करेगा तो मैं तेरा दर्द ये अभी वाला खत्म कर दूंगा, वरना तू ऐसा ही तड़ता रह जाएगा। तो शिमू कहता है कि भाड़ में जा तू। वो सीधा अपना स्वॉर्ड निकालता और एक ही अटैक देकर मार देता है उसी डिसेबल के ऊपर, लेकिन अटैक लगने से पहले ही उस सीनियर डिसेबल ने वापस से शिमू को मारना शुरू कर दिया था, क्योंकि शिमू वैसे ही इंजर्ड था, उसका एक अटैक ढंग से नहीं लग पाता कि तब तक यहाँ पर वो सीनियर डिसेबल उसके ऊपर अटैक की बारिश कर चुका होता है। यहाँ पर शिमू पूरी तरह से घिर चुका था, उसकी हालत खराब हो जाती है। सभी को देखकर बहुत बुरा लगता है शिमू की ऐसी हालत को, क्योंकि बेचारा बंदा तो अच्छा था लेकिन फिर भी इतना ज्यादा चोट में उसको कोई देख ही नहीं पा रहा था। लोग कहना चाहते कि तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए, सरेंडर कर लो तो, वरना तुम्हारी आज जान नहीं बचेगी। लेकिन शिमू के दोस्त वगैरह जो थे वो कहते कि नहीं शिमू तुम सरेंडर नहीं करोगे, क्योंकि हमें पता है कि तुम किस काबिल हो, बस थोड़ी सी और हिम्मत करो, दिखा दो इन लोगों को कि जो तुम्हें कमजोर समझते हैं ना, तुम कमजोर नहीं बल्कि क्या हो तुम, हम तुम्हारे साथ है, तुम्हें हिम्मत करनी चाहिए। वो सीनियर डिसेबल हैरान रह चुका था कि तू अपनी हालत को देख रहा है, कितना ज्यादा इंजर्ड है, तो इससे ढंग से सांस नहीं लिया जा रहा, लेकिन फिर भी हार मानने को तैयार नहीं है। यार एक बात तो तेरी खास है कि तेरे अंदर हिम्मत बहुत ज्यादा है, तू जल्दी हार मानता ही नहीं है, तेरे अंदर हिम्मत और ताकत काफी कमाल की है जो मुझे इम्प्रेस कर चुकी है। तो शिमू यहाँ पर कहने लग जाता है कि तू नहीं जानता कि मैं किन तकलीफों से गुजर चुका हूँ, जो तूने यहाँ पर पॉइजन का तकलीफ मुझे दी है ना, जानता हूँ कि वो तकलीफ बहुत ज्यादा थी, लेकिन जो मैंने अपनों को खोया है, अपनी आंखों के सामने उनको मरते हुए देखा है ना, उस तकलीफ को जो मैं याद करता हूँ तो उसके सामने दुनिया की कोई भी तकलीफ मुझे छोटी लगती है। तो तूने क्या समझ लिया कि ये मामूली सा पॉइजन मेरी जान ले लेगा? कभी भी नहीं। अब इसके बाद आता है शिमू एक्शन में, और वो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर ऐसा ब्रूटल स्लैश देकर मारता है कि उसके अंदर से थंडर पावर बाहर निकल कर आने लग गई थी, और एक साथ वो 12 स्लैश का यूज करता है। यह अटैक लोन वाले नहीं थे, यह अटैक थे सिर्फ स्लैश वाले, जो कि एक बार के अंदर वो 12 को निकाल पा रहा था। इससे पहले जब उसने सीखा था तो एक बार के अंदर वो 11 स्लैश यूज कर पाता था, लेकिन फाइनली उसने 12 स्लैश को यूज किया, और एक बार के अंदर जब 12 स्लैश उसको लगते हैं ना, सीनियर डिसेबल वहां पर गिर जाता है। लग रहा था कि वो मर ही गया। शिमू ने उसको मार डाला। नजारा देखकर लोग पागल हो चुके थे कि ये क्या हुआ, ये क्या किया इसने, अभी ये पॉइजन से मर रहा था, अभी ऐसा अटैक देकर मारा कि सीनियर डिसेबल मर ही गया लग रहा है। एल्डर अनाउंस करता है कि इस मैच का विनर कोई और नहीं बल्कि शिमू है, उसने एक अटैक के अंदर सीनियर डिसेबल की जान ले ली। हान को भी यकीन नहीं होता कि ये क्या हो गया, अभी तो ये पॉइजन से मर रहा था ना, अचानक में ऐसा क्या कर दिया इसने जो ये मैच ही सीधा जीत गया। शिमू और सारे के सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं जब शिमू ने ये मैच जीता था उस चीज को देखकर। तो इसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिमू के जो दोनों दोस्त थे ना, वो उसका ख्याल रख रहे थे, उसकी चोटों वगैरह पे दवा वगैरह लगा चुके थे। तो शिमू कहता है कि बस बस यार कितना मेरा ख्याल रखोगे, देखो मेरी पुरानी चोटें थी वो ठीक हो चुकी है, बस जो गहरी वाली थी उनके हल्के फुल्के अब निशान ही बाकी हैं, तो मेरी इतनी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके दोस्त कहते हैं कि नहीं, हम तुम्हारे लिए कितना ज्यादा फिक्र कर रहे थे, हम नहीं चाहते कि तुम्हें वापस से इतनी गहरी चोट लग जाए। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, शराब लोगे, क्या कुछ खाने को लोगे, क्योंकि तुमने मैच जीतने के बाद तो बस सोया ही है, अब जाकर उठे हो। तो शिमू कहता है कि हाँ मैं तो शराब पीऊंगा, वो भी ढेर सारी, क्योंकि वो फाइट सच में बहुत खतरनाक थी। उसको खतरनाक फाइट को खत्म करने के बाद मेरा बस पीने का मन कर रहा है। शिमू ने यहाँ पर अब कंपटीशन को जीत ही लिया था। जिस सीनियर डिसेबल से वो फाइट करा था वो नंबर 1 रैंकिंग का बंदा था, इस वजह से शिमू का ये कंपटीशन फिनिश हो चुका था। उसने ये कंपटीशन जीता, वो भी फर्स्ट रैंक से, उसकी रैंकिंग छीनकर। तो सेलिब्रेट करना तो बनता ही था, इसी वजह से सारे लोग यहाँ पर मस्त सेलिब्रेशन करने के लिए आए हुए थे। बाइशी भी वहां पर आकर पहुंच जाती है और शिमू से कहना चाहती है कि शिमू मुझे माफ कर देना, जो मैंने तुम्हारे साथ थोड़ी सी बदतमीजी से बात की, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे निकलोगे और इतने ज्यादा हिम्मत वाले निकलोगे, तो मुझे मेरी गलती के लिए तुम माफ कर देना, तुमने मेरी जान बचाई, वरना वो सीनियर डिसेबल मुझे मार दिया होता। जिस दिन से मैंने यहाँ पर ब्लैक डीमन सेट के अंदर कदम रखा ना, तब से मैंने सिर्फ एक ही चीज देखी कि लोगों को अपने फायदे से मतलब होता है, बस अपना फायदा दिख जाए वो लोग उससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहते हैं, बस स्ट्रॉन्ग बनना, दूसरों को दबाते रहना, यही उनका काम है। लेकिन मैंने तुम्हें देखा है, तुमने जो काम किया ना, मेरे को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली, ऐसा आज तक कि मैंने किसी इंसान को नहीं देखा इस सेट के अंदर। तो तुम ऐसे ही रहना, मेरी शुभकामनाएं है कि तुम बहुत आगे जाओगे। तो शिमू कहता है कि अरे अरे कि तुम इतना मुझे शर्मिंदा कर रही हो, आओ बैठो, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो एक साथ करते हैं, हम सब दोस्ती हैं, तो फिर यहाँ पर ऐसा शर्माना क्या, चलो आओ बैठते हैं। तो ये देखकर बाइशी भी खुश हो जाती है और चारों के चार लोग जो दोस्त थे सब मिलकर आराम से यहाँ पर सेलिब्रेट करना शुरू करते हैं, शराब पीते हैं, मस्त खाना वगैरह खाता है। ये लोग तो यहाँ पर खुश थे, लेकिन वहाँ पर वो जो जुल्म पवेलियन के बंदे थे और हान थी ना, वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, उसका दिमाग खराब हो गया था। वो जुल्म पवेलियन के बंदे कहते कि देखिए हमने नहीं सोचा था कि शिमू एक साथ के अंदर 12 स्लैश को यूज कर लेगा, हमने प्रिपरेशन इसी की थी कि वो एक साथ में 11 स्लैश को यूज करता है और उसकी शैडो टेक्निक है, और वो इतना गुस्से में आ गया कि उसने 12 स्लैश को यूज कर लिया, जो कि हम पर भारी पड़ गया, इस वजह से हम ये फाइट हार गए। हम जानते हैं कि गलती हमारी थी, इसलिए हम माफी मांगते हैं आपसे। हम देख पा रहे हैं कि वो जो सीनियर डिसेबल था ना, जिसको शिमू ने मारा था, वो किस्मत से बच गया, क्योंकि लग ही रहा था कि ऐसे घटिया बंदे इतनी जल्दी मरते थोड़ी ना, जब तक इनको तड़पा कर न मारा जाए। तो ये सुनने के बाद हान कहना चाहती कि तुम लोग सही कह रहे हो, जब मैंने शिमू को वहां पर फाइट करते हुए देखा ना, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें तुम्हारी कोई गलती है, क्योंकि तुम उसके मुकाबले
के हो ही नहीं, तुम क्या कोई और भी रहता तो वो उसको भी उसी तरीके से मारता, क्योंकि मैंने उसकी आंखों में वो जोश देखा था उस टाइम। तो मैं यहाँ पर तुम लोगों को शिमो के लिए तो नहीं मारूंगी, लेकिन तुमने जो बाइशी को इतना बुरी तरीके से मारा है ना, क्या मैंने इसके लिए कहा था तुम लोगों को? मैंने सिर्फ कहा था कि शिमो को मारना है, लेकिन तुमने बाइशी की तो बस जान ही लेने वाले थे, वो तो शिमो ने आके तुम लोगों को रोक दिया। तो इस चीज की मैं सजा तुम्हें दूंगी, मुझे सिर्फ शिमो से मतलब है, बाकियों को परेशान करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो वो तो उनको खूब मारती है, मार मार कर वो उनकी धज्जियां उड़ाने लग गई थी। इस वजह से उनके चिल्लाने की आवाज पूरे के पूरे एरिया में ना गूंजने लग जाती है कि हमें मत मारो। तो इसके थोड़ी देर बाद ना यहाँ पर वो जो हान होती है वो सोच रही थी शिमो की बातों को, जहाँ पर शिमो ने उसे कहा था कि मैं जमीन से डुअल कल्टीवेशन करके ही रहूंगा, उससे शादी भी करूंगा और डुअल कल्टीवेशन भी उसके साथ करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो ये सुनने के बाद वो हान कहने लग जाती कि जो शिमो ने कहा था कि वो जमीन से शादी करके रहेगा, क्या वो सच में ये कर लेगा क्या? क्योंकि वो एकदम मोटिवेटेड लग रहा है कि वो ये चीज करके ही रहेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ये काम कर पाएगा, वो ये कर ही नहीं सकता, क्योंकि कहाँ वो कहाँ जमीन, कभी उसकी उससे मुलाकात ही नहीं होगी दोबारा। तो उससे डुअल कल्टीवेशन करने के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकता, तो मुझे उसकी टेंशन इतनी ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। दूसरी तरफ ना हम इसी ब्लैक डीमन सेट के एक एल्डर को देखते हैं, वो रात में ही अपना कुछ किताब वगैरह पढ़ते हुए ना ऐसे घूम रहा था। तो जैसे वो घूम रहा होता है उसको लगता है कि उसके आसपास कोई तो कोई मौजूद है। वो उसको देखकर घबरा जाता है कि देखो तुम कौन हो यहाँ पर, जो भी हो सामने आ जाओ क्योंकि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तो तभी वहां पर उसके सामने एक अजीब सी चीज आती है। वो इंसान नहीं था, वो था पत्थर का बना हुआ एक अर्थ रैंक का वॉरियर, जो कि इतना ज्यादा डेंजरस लग रहा था, उसका हिसाब भी नहीं था। वो कोई डीमन जैसा लग रहा होता है, बहुत बड़ा, बड़े बड़े सींगों वाला और बहुत ही ज्यादा खतरनाक। ये कौन था, यहाँ पर क्या करने के लिए आया, वो तो अभी हमें नहीं बताया गया। तो इसके बाद हम शिमो को देख पाते हैं जो पार्टी वगैरह करने के बाद ना अपने कमरे की ओर जा रहा था, पर जैसे वो जा रहा होता है वहां पर हान आकर पहुंच जाती है और आने के बाद वो सीधा शिमो के ऊपर अटैक करने लग गई थी, क्योंकि उसको गुस्सा था कि अगर कहीं बाय चांस ये सच में जमीन के करीब चला गया ना तो मेरा तो दिमाग खराब हो जाएगा। इस वजह से वो उसको पहले ही मारने के लिए पहुंची हुई थी। यहाँ पर वो शिमो के ऊपर कई सारे अटैक करती है। शिमो भी यहाँ पर उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसको ये पता चलता है कि हान के अटैक ना पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, मानो कि वो यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू वगैरह करके आई हुई है। शिमो देखकर हैरान हो चुका था कि अचानक में इसको क्या हो गया, ये मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है, मैंने तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। तो फिर यहाँ पर आकर मुझसे फाइट करना इसका क्या मतलब हुआ? मैं तो इसकी कल्टीवेशन पावर को देख भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, वो कुछ भी नहीं कर पाता। और शिमो यहाँ पर कई सारे मार खाता है उसी हान से। शिमो कहना चाहता है कि मुझे ना अब समझ में आ चुका है कि जितना भी वो लोग जो मेरी जान लेने वाले थे बैटल के अंदर, वो सारी तुम्हारी वजह से हो रहा था। तुम इन लोगों को कहा होगा कि वो बैटल के दौरान मेरी जान ले ले, तुम मिलकर ना मुझे मारना चाहती हो। सारी की सारी जो चीजें मेरे साथ गलत हुई है उनका कारण तुम ही हो, क्योंकि जो पिछली बार हमारी मुलाकात हुई थी तुम्हारी धमकी को मैं अच्छी तरह से समझ चुका था कि तुम यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत काम करोगे। और आज यहाँ पर तुम्हारी हरकत देखकर मुझे सब कुछ साफ समझ में आ गया। जब मैं बैटल भी जीत गया, सब कुछ मैं जीत गया ना, तो तुम्हारा प्लान फेल हुआ। इस वजह से तुम खुद उठकर यहाँ पर आई हो मेरी जान लेने के लिए। तुम्हें इस बात का डर है कि मैंने जो तुम्हारे सामने तुम्हें धमकी दी थी ना कि मैं जमीन से शादी करके ही रहूंगा, तुम्हें यही डर लग रहा है कि तुम एक बचकाने से जो तुम मुझे एक चूंटी समझती हो ना उसके सामने हार जाओगी। और जो तुमने कहा था कि तुम मुझे उस जमीन से शादी करने नहीं दोगी, मैं तुम्हारे सामने करके तुम्हारी हार तुम्हें दिलाऊंगा, यही चीज का डर है ना तुम्हें। लेकिन अफसोस कि तुम्हारा ये प्लान कभी पास नहीं होगा। मैं जो तुम सोच रही हो ना वही तुम्हारी आंखों के सामने करूंगा, तुम्हें फेल करके दिखाऊंगा। तो हान कह दी कि अरे वाह, बातें बहुत अच्छी अच्छी कर लेता। तुम्हें पता है अगर मेरी जगह कोई और रहता ना तो तुम्हारी बातों में आ जाता, वो अपने कदम पीछे कर लेता। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तो एल्डर जिन हूं ना, जो कि प्यार से अपने आप को हान भी कहलाती है। तो मैं तुम्हारी ऐसी बकवास सी बातों में कभी नहीं आने वाली। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, ना ही मेरे सामने कभी जीत पाओगे, क्योंकि जो मुझे करना होता है, जो मुझे अच्छा लगता है करने में ना, मैं हमेशा वो चीज करती हूँ और मुझे ये करने से कोई भी नहीं रोक पाता है। और अभी यहाँ पर मेरा बहुत मन कर रहा है तुम्हारी जान लेने का और मुझे ये करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। वो सीधा उसके ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है, पर जैसे ही वो यहाँ पर उसकी जान लेने वाली थी, मतलब शिमो को मारने ही वाली थी, कि यहाँ पर उसको ना धमाके की आवाज सुनाई देती है। मतलब यहाँ पर कोई बहुत ही भयंकर लड़ाई हो रही है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो जल्दी से हान वहां पर जाने लग जाती है और शिमो से कहती कि बच्चे आज तेरी किस्मत अच्छी थी जो तू आज मारने से बच गया, लेकिन मैं बाद में फिर से आऊंगी। वो भाग कर चली जाती है देखने के लिए कि असल में यहाँ पर क्या फाइट हो रही है, चल क्या रहा है यहाँ पर। हो सकता है कि ये वो सी अर्थ रैंक का जो वॉरियर है उसका कोई मसला होगा। जब वो बाकी मास्टर के पास आती है तो बाकी मास्टर उसको बताने लग जाते हैं कि हमारा एक मास्टर रात को ऐसे ही कमरे के बाहर निकला था, लेकिन उसको किसी ने बहुत बहुत बुरी तरीके से मारा है। उसकी हालत तो बिल्कुल सीरियस है, हमने उसका इलाज वगैरह किया और उसको आराम करने के लिए छोड़ दिया, लेकिन किसने ये काम किया समझ में नहीं आ रहा। पर हमारा जो मास्टर था ना
मास्टर जू वो इतना भी तो कमजोर नहीं था कि कोई उसके ऊपर आकर अटैक कर दे और इतना बुरी तरीके से मार खा जाए वो। इसका मतलब ये है कि जिसने भी उसके ऊपर अटैक किया ना वो नॉर्मल इंसान नहीं था, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जिसने हमारे मास्टर को इतना भयंकर तरीके से इंजर्ड किया है। तो हमें लगता है कि हमारे इस सेट के अंदर ना कोई तो ऐसा आ चुका है जो कि हमारा दुश्मन है। और जहां तक हमारा ख्याल जा रहा है ये काम किसी और का नहीं बल्कि अर्थ रैंक के वॉरियर का होगा, क्योंकि जब हमने चोटों को अच्छे से एनालाइज किया तो हमें लगा कि ये जो चोटों के निशान है ना वो किसी अर्थ रैंक के वॉरियर से ही आते हैं। लेकिन अर्थ रैंक का वॉरियर यहाँ पर कैसे आ सकता है और किसको उसने भेजा होगा हमें मारने के लिए? जहाँ तक कि हमें लगा है ना ये काम किसी बारबेरियन का है। बारबेरियन ने यहाँ पर अपने आप को फोर्सफुली अर्थ रैंक के वॉरियर में कन्वर्ट किया होगा किसी तरह की पिल वगैरह खाकर, या हो सकता है कि उसने उसी अर्थ रैंक के वॉरियर को कंट्रोल करने की कोशिश की होगी, क्योंकि जो मास्टर जू है ना उन्होंने इंजर्ड होने से पहले उस अर्थ रैंक के वॉरियर को देखा था अच्छे से और उन्होंने कहा है कि ये काम उनको बारबेरियन का लगता है। और ये बात तब सच हो गई जब हमने देखा कि बॉर्डर के पास ना जितने भी बारबेरियन रहते हैं वो अचानक में ही आसपास के इलाकों के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यही मकसद है कि जितना ज्यादा इलाका उनके कब्जे में आ जाए तो उनका फायदा है। तो अब यहाँ पर उनकी नजर हमारे ब्लैक डिमन सेक्ट के ऊपर आ चुकी है, इस वजह से वो यहाँ पर हमला करने के लिए पहुंचे हैं। तो मतलब आने वाली जो मुसीबत है ना वो बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती है। पर अचानक से यहाँ पर बारबेरियन हमारे ऊपर हमला क्यों करेंगे? तो एल्डर वगैरह कहना चाहते हैं कि ये आज का मसला नहीं है, ये बहुत सेंचुरी अगो की बात है, क्योंकि इंसान और बारबेरियन के बीच में ना हमेशा से बैटल होता रहा था और जब वो बैटल हुआ ना उसमें आखिरकार इंसानों की जीत हुई और बारबेरियन हार गए। इस वजह से इस पूरी दुनिया पे कब्जा हुआ इंसानों का और बारबेरियन को छुप कर रहना पड़ा। उन बारबेरियन को बहुत ज्यादा भारी नुकसान भी उठाना पड़ा, तभी से उन लोगों ने सोच लिया था कि वो इंसानों का खात्मा करेंगे। लेकिन आज तक वो इस काम को करने में नाकाम रहे थे, क्योंकि इंसान धीरे धीरे करते हुए स्ट्रॉन्ग ही बनते जा रहे थे। तो इस वजह से बारबेरियन ने इंसानों के खिलाफ वापस से जंग छेड़ने का फैसला किया। उसी चीज को रोकने के लिए इंसानों ने कई सारे पावरफुल सेक्ट बनाए, सभी को एक साथ आपस में जोड़ा, कई सारे एंशिएंट आर्टिफैक्ट का यूज किया ताकि इंसानों की रक्षा की जा सके। वरना उनको पता है कि कभी भी बारबेरियन आकर इंसानों के ऊपर हमला कर सकते हैं, तो इसके लिए पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। और इसी के बाद जितने भी ह्यूमन जहाँ इस इलाके में रहते हैं ना सभी के चारों तरफ एक बॉर्डर को क्रिएट कर दिया गया था। मतलब ह्यूमन के इलाके में एक बॉर्डर क्रिएट किया गया ताकि बारबेरियन उसके अंदर ना आ सके, तभी से बारबेरियन के हमले से इंसान इतने सालों तक के सेफ है। लेकिन अब लगता है कि इंसानों को हराने के लिए उन बारबेरियन ने उन्हीं बॉर्डर को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया और उनको समझ में आ चुका है कि बॉर्डर के अंदर कैसे जाया जाए। एल्डर वगैरह बताने लग जाते कि हमने ना बाकी के जो 6 और मेजर सेक्ट्स हैं उनके भी एल्डर से बात की है और पता चला कि हर सेट के ऊपर ना बारबेरियन ने हमला किया, हर सेट के किसी न किसी मास्टर को इतना बुरी तरीके से इंजर्ड किया गया है। तो खतरा सिर्फ हमारे ऊपर नहीं है, जितने भी ह्यूमंस के सेक्ट है ना, जितने भी ह्यूमंस यहाँ पर रहते हैं सभी के ऊपर खतरा मंडला रहा है उन बारबेरियंस का। हमें लग रहा है कि इस बार ना बारबेरियन पूरी तैयारी के साथ आए हैं, उनको ह्यूमंस का खात्मा करना है और उनको कब्जा करना है इस दुनिया के ऊपर जो कि पहले उनके कब्जे में हुआ करती थी। इसलिए हमें हमारे सेक्ट की जो निगरानी है ना उसको बहुत ज्यादा सख्त करना पड़ेगा। हम कोई भी गलत कदम नहीं उठा सकते, हमें हर चीज के ऊपर अच्छे से नजर रखनी होगी, वरना हमें बहुत भारी नुकसान होगा, इतना भारी नुकसान की जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अब तो पल पल हमारे लिए मुश्किल होने वाला है। यहाँ पर वो हान को और कुछ एल्डर को निगरानी दी जाती है कि इस पूरे के पूरे सेट की ना अच्छे से जिम्मेदारी उठाएं और हर तरफ अच्छे से नजर रखें ताकि कोई भी बारबेरियन वगैरह अंदर आकर हमला करने के बारे में सोचे भी ना। तो वो लोग इस चीज को करने के लिए तैयार हो चुके थे। बाकी मास्टर को ये ऑर्डर दिया जाता है कि वो जाए और उस अर्थ रैंक का जो वॉरियर था ना उसको पकड़ के लाए ताकि उसके जरिए भी पता लगाया जा सके कि उसके और साथी वगैरह कहाँ मौजूद है। तो बाकी मास्टर ये काम करने के लिए तैयार हो चुके थे। ये ब्लैक डिमन सेक्ट वाले अपने सेट को कुछ भी होने नहीं देना चाहते थे। एक मास्टर को तो उसने इतना बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया, अब बाकी मास्टर बिल्कुल चौकन्ने हो चुके थे। अब जिन मास्टर को जिन एल्डर को जो जिम्मेदारी दी गई थी ना सारे लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां उठाने लग जाते हैं। वो तो हान तो सभी के कमरे में जाती है, कमरे को अच्छे से चेक करती है कि कहाँ यहाँ पर कोई बारबेरियन तो नहीं छुप कर बैठा हुआ ना, हर चीज की वो अच्छे से नजर रख रही थी। और बाकी एल्डर वगैरह भी अपनी पावर वगैरह को इंक्रीज करने में लगे थे ताकि हमला हो तो वो अपने आप को बचा सके। यहाँ पर सारे लोग बिजी थे अपने अपने काम को और टेंशन में थे, लेकिन वहाँ पर शिमू जो होता है ना वो आराम से बैठकर उसी जमीन के बारे में सोच रहा था कि यार जमीन को जब मैं सोचता हूँ, जब मैं उसके बारे में कुछ भी करने की कोशिश करता हूँ तो हान बीच में क्यों आ जाती है, वो इतना ज्यादा नफरत क्यों करती है मुझसे कि अगर मैं जमीन के साथ चला जाऊंगा तो वो पागल हो जाएगी। आखिर उन दोनों का कनेक्शन क्या है जो वो मुझे कभी भी जमीन के आसपास भी आने नहीं देती है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कभी भी कुछ करने की कोशिश करूंगा तो जमीन के पास जाने की कोशिश करूंगा तो वह हान मुझे मारने की कोशिश करेगी। तो अब मुझे यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करना चाहिए। अगर मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना तो कोई ना कोई दिन वो हान मुझे मार सकती है। इससे बचना है तो मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग ही बनाना पड़ेगा। तो शिमू यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को शुरू कर देता है, वो अपने वेपन वगैरह बाहर निकालता है और जो भी होता है वो उस तरह की कल्टीवेशन को करने में लग गया था। वो कहता है कि मुझे एक अच्छी स्वॉर्ड भी चाहिए ताकि मैं जो भी मुझ पर अटैक करने के लिए आएगा उसका अच्छा
से मुकाबला कर सकूं। जो मैंने ये स्वॉर्ड को रिफाइन किया वो अच्छी तो है लेकिन उतनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैं कल जाऊंगा और अच्छी स्वॉर्ड बनाऊंगा अपने लिए। इससे शिमू अभी रात को तो वहीं पर कल्टीवेशन शुरू कर देता ताकि कल वो स्वॉर्ड बनाएगा तो आज रात को वो अपनी अच्छे से कल्टीवेशन कर सके। वो जंगल में बैठकर कल्टीवेशन करता और काफी देर की कल्टीवेशन करने के बाद वो जब बैठा ही होता है ना तो उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई घूम रहा है। तो ये देखकर शिमू जल्दी से वहां पर छुप गया था ताकि देख सके कि असल में यहाँ पर है कौन। उसको एक बंदा नजर आता है जो कि अभी भी वहीं पर घूम रहा था। वो बंदा उससे कहता है कि देख और ज्यादा छुपने की जरूरत नहीं है, मैंने तुझे ढूंढ लिया है कि तू यहाँ पर छुप कर खड़ा है, इसलिए बेहतर होगा कि जल्दी से बाहर निकल के आ जा। शिमू परेशान कि यार इसने तो मुझे देख लिया, लेकिन ये बंदा था कौन और कौन यहाँ पर क्या चीज के मकसद से आया हुआ था, वो शिमू के साथ क्या करेगा वो तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता। वो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।